हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। HPPSC PGT पेपर 1 के लिए और सेट एग्जामिनेशन के लिए इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी, इंडिया जीके और HPGK के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, द प्रेजिडेंट्स रूल इन द स्टेट मीन्स दैट द स्टेट इज रूल्ड बाय द प्रेजिडेंट डायरेक्टली, अ केयरटेकर गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्रेजिडेंट और द गवर्नर ऑफ द स्टेट। राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है कि राज्य शासित है। देखिए, जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की सहायता से प्रशासन को चलाता है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन का अर्थ है कि राज्य शासित है राज्य के राज्यपाल द्वारा। राज्य का राज्यपाल ही प्रशासन चलाता है और रिपोर्ट करता है राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। अब राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के अंतर्गत लगता है। आर्टिकल 356 आज़ादी के बाद से आज तक 1950 से आज तक 125 से अधिक बार यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग चुका है अलग अलग राज्यों में। और सबसे पहले जो है फर्स्ट टाइम अगर कहीं राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था पंजाब में। पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था सन 1951 में। अगर इमरजेंसी की बात करें आपातकाल की, तो आपातकाल भारतीय संविधान में आपातकाल के 3 प्रकार दिए गए हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल लगता है जब युद्ध का माहौल हो या युद्ध होने वाला हो या शुरू हो चुका या कोई अन्य देश आक्रमण कर दे या अपनी ही सेना जो है विद्रोह कर दे, तो उस समय राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आपातकाल जो है राष्ट्रपति पूरे देश में लगता है एक ही बार। ओके, राष्ट्रीय आपातकाल इंग्लिश में बोलते हैं इसको नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है। इसके बाद आता है आर्टिकल 356 जिसकी हमने यही बात की। राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल लगता है 356 के तहत। अगर कोई राज्य विशेष गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर पा रही है, संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। और थर्ड वन है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल आज तक भारत में एक भी बार नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल की बात आर्टिकल 360 में की गई है। ओके, आर्टिकल 360 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल फ्लैग वॉज एडप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ द इंडिया ऑन। भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो जो भारत का झंडा है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, इसको कब अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा। तो नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था जुलाई 22, 1947 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुने गए थे। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन इज अ। चुनाव आयोग है एक। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इलेक्शन कमीशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन की बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 में की गई है। आर्टिकल 324 है इलेक्शन कमीशन के बारे में। वोट डालने की मिनिमम एज जो थी वो पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन 61वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के बाद इसे कम करके 18 वर्ष कर दिया गया कि 18 वर्ष के नागरिक वोट डाल सकते हैं। विधानसभा में, पंचायत में, विधानसभा में, लोकसभा में, जनरल इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं। 18 वर्ष उम्र कर दी गई 61वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के तहत। इससे पहले उम्र हुआ करती थी, कम से कम उम्र मिनिमम एज जो हुआ करती थी वोट डालने की वो 21 वर्ष हुआ करती थी। और जो प्रेजेंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है वह है राजीव कुमार है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। अगर अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात करें, इलेक्शन कमीशन तो हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया। इसके अलावा यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टेट पीएससी
स्टेट पीएससी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके साथ फाइनेंस कमीशन, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का जो है निर्वाचन होता है, निर्वाचित होते हैं ये, इनको इलेक्ट करते हैं विधानसभा के सदस्य, आपके एमएलएज। और जो यहाँ पे वोट डालने का तरीका है वो है एकल संक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा निर्वाचित होते हैं राज्यसभा के सदस्य। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की बात की गई है आर्टिकल 80 में, आर्टिकल 80 में, संविधान के आर्टिकल 80 में राज्यसभा की बात की गई है। और राज्यसभा में टोटल 250 सीट्स हैं भारत में, जिनमें से 238 कैंडिडेट्स जो है निर्वाचित होते हैं और जो 12 बच गए, 12 कैंडिडेट्स राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी उनको राष्ट्रपति चुनता है, मनोनीत किए जाते हैं। 238 इलेक्टेड हैं और जो 12 बचे वो सिलेक्टेड हैं राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट अदर बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंटेड इन इंडिया इज, भारत में नियुक्त पहला अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग सबसे पहले जो नियुक्त हुआ था वो था काका कालेकर आयोग, काका कालेकर कमीशन, सबसे पहला कमीशन था ये एस्टेब्लिश हुआ था 1953 में, 1953 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। नाम था काका कालेकर कमीशन। काका कालेकर ये इस कमीशन के चेयरमैन थे और ये बाय प्रोफेशन ये जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे और सोशल रिफॉर्मर थे। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, काका कालेकर कमीशन वाज द फर्स्ट अदर बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंटेड इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है आर्टिकल 21A है, उसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, इक्वल एंड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14 ईयर्स। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसे ऐड किया गया 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा, 600वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया था फंडामेंटल राइट्स में। ये फंडामेंटल राइट है भारतीय नागरिकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट लॉ ऑफिसर यानी कि प्रथम कानून अधिकारी किसे माना गया है भारतीय सरकार में। भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी फर्स्ट लॉ ऑफिसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। संविधान का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की बात की गई है आर्टिकल 76 में। ये देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, यानी फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडियन गवर्नमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज सोल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। कोई बिल धन बिल है या नहीं है, इसका निर्णय लेने का अधिकार किसे है। कोई बिल धन बिल है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा। यह निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष का है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लोकसभा अध्यक्ष के पास ये पावर होती है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है वाइस प्रेसिडेंट। फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और अगला क्वेश्चन है, चैप्टर 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है। भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज है संविधान के भाग 4A में, पार्ट 4 में 4A
4A में है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज मूल संविधान में नहीं थी, इन्हें ऐड किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें ऐड की गई पार्ट 4A में। और जिस समिति ने इसमें रिकमेंडेशन दी थी, उस समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति, इसको याद रखें। स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। और फंडामेंटल ड्यूटीज ये रशिया से बोरो की गई है, रशिया से, जिसका उस समय नाम USSR हुआ करता था। स्वर्ण सिंह समिति ने जब अपनी रिकमेंडेशन दी तो उन्होंने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज की रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें तो फंडामेंटल राइट्स USA से बोरो किए गए हैं, USA के कॉन्स्टिट्यूशन से। फंडामेंटल राइट्स संविधान के पार्ट 3 में है, भाग 3 में है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 12 से 35 तक हैं फंडामेंटल राइट्स। मूल रूप से फंडामेंटल राइट्स की जो संख्या थी वो 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन अब 6 रह गए हैं। राइट टू प्रॉपर्टी को अब अबॉलिश कर दिया गया है, इसे अब लीगल राइट बना दिया गया है राइट टू प्रॉपर्टी को, और ये अब आर्टिकल 300A में है लीगल राइट के रूप में। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा है। हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP की बात करें तो DPSP ये संविधान के भाग 4 में है, संविधान के पार्ट 4 में है। DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है DPSP। इसके बाद आर्टिकल 51A है फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि भाग 4A में भी है। ओके, भाग 4A। DPSP आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरलैंड ने DPSP को स्पेनिश यानी स्पेन के संविधान से लिया था। अब कुछ हिमाचल जीके के क्वेश्चन। पहला है, हु लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 इन शिमला। शिमला में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो शिमला में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व अमृत कौर ने किया था। राजकुमारी अमृत कौर इनका पूरा नाम था, राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर ने 1946 में यूनेस्को में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। राजकुमारी अमृत कौर ने 1952 में इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा भी था और जीता भी था। ये महासू क्षेत्र से लड़ी थी और ये पहले आम चुनाव में जीती भी थी। और ये भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर बनी थी। ओके, हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर। YS परमार हिमाचल प्रदेश के निर्माता भी कहा जाता है। इनके हिमाचल प्रदेश का निर्माता YS परमार को कहा जाता है। ये हिमाचल के ये 4 बार मुख्यमंत्री रहे। ओके, 4 बार CM बने ये YS परमार। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज नोन एज पहाड़ी गांधी? टाइटल वॉज गिवन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू हेलिंग फ्रॉम कांगड़ा। कांगड़ा के निवासी पहाड़ी गांधी, जिन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये उपाधि दी गई थी, के नाम से किसे जाना जाता था? बाबा कांसीराम को जाना जाता पहाड़ी गांधी के नाम से। बाबा कांसीराम को पहाड़ी बुलबुल भी कहा जाता था। पहाड़ी बुलबुल का टाइटल इन्हें किसने दिया था? पहाड़ी बुलबुल का टाइटल इन्हें सरोजनी नायडू ने दिया था। सरोजनी नायडू ने। पंडित पद्मदेव को हिमाचल प्रदेश के कविराज के रूप में जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश का कविराज, ये इनका उपनाम है, हिमाचल प्रदेश का कविराज पंडित पद्मदेव। भारत के सीमांत गांधी, भारत के नहीं, ये तो थे अफगानिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। तो वैसे ये अफगान थे। इन्होंने एक संगठन की शुरुआत की थी 1930 में। एक संगठन चलाया था इन्होंने, जिसका नाम था खुदाई खिदमतदार। क्या नाम था? खुदाई
खिदमतदार। 1930 में ये आंदोलन शुरू किया था उन्होंने। इस आंदोलन को लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता था, लाल कुर्ती दल। अगला क्वेश्चन है, मोहना इज अ फेमस फोक डांस ऑफ। मोहना प्रसिद्ध लोकगीत है, कहाँ का फेमस लोकगीत है मोहना? मोहना बिलासपुर का फेमस लोकगीत है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बिलासपुर। बिलासपुर का एक मोहना है और एक गंगी है। गंगी और मोहना ये बिलासपुर के लोकगीत हैं। कांगड़ा का एक लोकगीत है घोड़ी, ये विवाह लोकगीत है बेसिकली। एक है कांगड़ा का नूरपुर दिए खतरेड़िए। मंडी की है एक निर्मंडारी बामणी है, ये लोकगीत का नाम है मंडी जिले के। शिमला के जो है एक लोकगीत नाटी हार और झूरी। देखिए शिमला और सिरमौर के ऑलमोस्ट सेम ही हैं। ओके, झूरी की सिरमौर में भी होता है, हार नाटी ये तीनों सिरमौर और शिमला में होते हैं, इनके कल्चर सेम ही है ऑलमोस्ट। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो वशिष्ठ गर्म पानी का चश्मा है, झरना है, ये गर्म पानी का चश्मा किस नदी के तट पर है? ये झरना नहीं है, चश्मा है। ये किस नदी के तट पर है? रावी, व्यास, सतलुज या यमुना। वशिष्ठ वैसे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, कुल्लू के मनाली में। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये किस नदी के तट पर है आके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं चैनल पे, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, वहाँ से आप डायरेक्ट हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो।